जिसको कोविड हो गया और लोग बोलते हैं कि हॉस्पिटल से बच के नहीं आएगा, ये भी लोगों की गलत सोच है। कोविड हो जाता है तो इसमें क्या होता है कि आपको अगर लगभग 90 से 92% लोग ऐसे होते हैं जिनको कि हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत ही नहीं होती। हॉस्पिटल आपको भागना नहीं है, घर पे ही रह के आप ਚਾਰਟ बनाएं। ਫਸਟ ਵੇਵ ਜਦੋਂ ਆਈ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਮਾਰਾਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। सेकेंड वेव है, इसको कम होने में भी कुछ समय लगेगा। आगे के लिए थर्ड वेव का सामना करने के लिए भी हमें चाहिए कि हम लोग डिसिप्लिन रहें। कुछ लोग कहते कि बाकी वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए, कुछ लोग कहते नहीं लगवानी चाहिए। वैक्सीन भी क्या होता है, ये भी एक किस्म से एटेन्यूएटेड वायरस होता है या डेड वायरस होता है या उसकी वायरस की प्रोटीन होती है। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਆંકੜਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਤ ਰਾਮ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ। थैंक यू सो मच। किस तरह देखते हो सर जो कोरोना वायरस की सैकेंड वेव आई है, बहुत ज़्यादा केस बढ़ रहे हैं, इसका रीज़न की मन्या जाए? इसके तो जो कोविड-19 की जो सेकेंड वेव है, इसका इतना तेज़ी से बढ़ना, इसके कई कारण है। जब हम फरवरी 2021 में पहुँचे तो तब 10 से 11 हज़ार पेशेंट सारी कंट्री में थे। उसके बाद में जैसे अप्रैल में 1,03,000 शुरू में हुए, फिर ये बढ़ते बढ़ते ये तो 4,14,000 आज के दिन में केसेस पर डे सामने आए हैं। इसके कई कारण हैं। एक कारण तो ये कि जब जैसे पिछले साल 2020 में लोगों को डर था, लोग घर में भी रहते थे, क्वारंटीन घर में भी होते थे और अब लोग इतने लापरवाह हो गए कि उन्होंने एक तो मास्क लगाना भी छोड़ दिया, एक तो ये भी कारण रहा है। दूसरा जैसे बहुत सारी इवेंट्स है, जैसे कि चाहे वो रिलीजियस है, पॉलिटिकल है या कोई मैरिजेज है, उस पर भी कोई कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो नहीं करते हैं, जैसे कि मास्क नहीं लगाते, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हुई, एक वो कारण रहा है। तीसरा, पिछले साल हम लोग तो कहते थे कि ये तो देखो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, एक आदमी से दूसरे आदमी में 1.5-2 मीटर तक ही फैल सकता है। इस साल तो ये सामने देखने में आया है कि ये तो एक एयरबोर्न इन्फेक्शन है। अगर आप किसी कमरे के अंदर कोई 15 से 20 लोग होंगे तो वो एकदम इन्फेक्शन स्प्रेड करके सभी लोगों को लपेट में ले लेगा। दूसरा ये भी हुआ, जैसे पिछले साल काफ़ी सारे इसके वेरिएंट सामने आए नवंबर-दिसंबर में, वो जैसे कि यूके वेरिएंट आया, ब्राज़ीलियन या अफ्रीकन वेरिएंट आया, उसमें से खासकर जो यूके वेरिएंट है वो हमारे देश में भी आया। बहुत सारे लोग ट्रेवल करते हैं यूके, तो यूके वेरिएंट एक ऐसा स्ट्रेन आया सामने जो एक काफ़ी फास्ट स्प्रेडिंग स्ट्रेन है और देश के बहुत सारे भागों में, जैसे महाराष्ट्र में, साउथ में, पंजाब में, बहुत न्यू दिल्ली में, सारे में इससे काफ़ी रैपिडली इंक्रीज़ हुआ नंबर ऑफ़ पेशेंट्स कोविड के। तो जैसे फरवरी में 10-11 हज़ार तक रहे थे तो अब ये इतने ज़्यादा बढ़ गए, देखिए। तो ये भी एक बड़ा कारण रहा है। मास्क बचाव है सर इसका? मास्क डेफिनेटली हमें, ये तो बिल्कुल कम से कम है। जैसे मास्क को लगाना तो एक मिनिमम है और मास्क भी वो नाक के ऊपर लगा होना चाहिए जी। और मास्क भी एक ठीक क्वालिटी का होना चाहिए, या तो जैसे सर्जिकल मास्क है या लोग कपड़ों का भी मास्क पहनते हैं तो डबल मास्क की भी बात होती है, या जो हेल्थ केयर वर्कर है वो तो दूसरा मास्क जैसे कि N95 मास्क जो कहते हैं वो, क्योंकि वो उनको तो डील करना पड़ता है पेशेंटों के साथ। एक तो ये भी इसका ज़रूरी चीज़ है। और
दूसरा साथ साथ में हमें डिसिप्लिन को भी रखना है। जी ऐसे जैसे क्राउडेड प्लेस है वहाँ नहीं जाना है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें इसको रोकने के लिए करनी है। ਸਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਨਸਨੀ ਟਾਈਪ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਬਚ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਐਡਮਿਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ कि नहीं? जैसे आपने कहा कि कोई भी मरीज जिसको कोविड हो गया और लोग बोलते हैं कि हॉस्पिटल से बच के नहीं आएगा, ये भी लोगों की गलत सोच है। क्योंकि अगर कोविड हो जाता है तो इसमें क्या होता है कि आपको अगर लगभग 90 से 92% लोग ऐसे होते हैं जिनको कि हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत ही नहीं होती। वो कौन से लोग होते हैं जिनको ज़रूरत नहीं होती? वो माइल्ड केसेस होते हैं जिसमें कि अगर ऑक्सीजन सेचुरेशन आपकी है 94 से ऊपर है, और अगर आपका टेम्परेचर भी नॉर्मल है या बढ़ भी जाता है 100 से ऊपर भी हो जाता है, तो अगर पैरासीटामोल से काबू में आ सकता है तब भी कोई खतरे वाली बात नहीं है। इसके लिए आपको एक बड़ा सिंपल चार्ट बनाना है हर रोज़। एक तो हॉस्पिटल आपको भागना नहीं है, घर पे ही रह के आप चार्ट बनाएं। उसमें जैसे टेम्परेचर का चार्ट हो, पल्स का चार्ट हो और ऑक्सीजन सेचुरेशन का हो। सिर्फ आपको दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक तो थर्मामीटर की ज़रूरत है और एक पल्स ऑक्सीमीटर, जो कि 1000-1200 में आता है पल्स ऑक्सीमीटर। आप ऑक्सीजन सेचुरेशन को माप सकते हैं। अगर आपकी ऑक्सीजन सेचुरेशन अच्छी 94 या इससे ऊपर रहती है तो आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप घर में आइसोलेट हो सकते हैं, घर में क्वारंटीन हो सकते हैं। हॉस्पिटल कब जाना है या डॉक्टर की सलाह तब लेनी है आपने जब ऑक्सीजन सेचुरेशन 94 या इससे नीचे हो जाए और टेम्परेचर आपका 100 से ऊपर हो जाए, जो कि पैरासीटामोल से भी ठीक नहीं हो रहा हो, तो आप हॉस्पिटल में डॉक्टर को कंसल्ट करें, और हो सकता है कि आपको दाखिले की ज़रूरत पड़ भी सकती है। जी तो ये काफ़ी ज़रूरी चीज़ है। जी 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 कंप्लीट कर दो। और ये जो लोग ऐसे कहते हैं कि बच के नहीं आते हैं, 99% 99% लोग इसमें बच जाते हैं। जो सीवियर केसेस है, हमारी कंट्री में 1% से 1.5% के बीच में मोर्टेलिटी है, इतनी डेथ हो सकती है। ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਆંકੜਾ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਸਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਸਿਸ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਤਾਂ ਵਧ रही ਨੇ। डेफिनेटली देखिए, जो पहली जब वेव आई थी तो उसमें तो सिर्फ जो लोग 60 साल या 60 साल से ऊपर वाले लोग ज़्यादा इन्वॉल्व हुए थे जी। और जिन लोगों को कोमॉर्बिडिटी थी जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और सांस की बीमारियां और किडनी की डिजीज़, हार्ट डिजीज़ थी, वो ज़्यादा इन्वॉल्व हुए थे। जब ये सेकेंड वेव आई जिसमें कि बहुत सारे जैसे वेरिएंट आए या बहुत सारे जैसे यूके वेरिएंट और दूसरे इंडियन वेरिएंट आए, तो इसमें तो लगभग सारे एज ग्रुप इन्वॉल्व हो गए। जब सारे एज ग्रुप इन्वॉल्व हो गए तो नंबर ऑफ डेथ भी बढ़ी, परसेंटेज चाहे वो 1 और 1.5% के बीच में रही। तो यही कारण है कि नंबर ऑफ डेथ भी इस तरीके से बढ़ गई। ਸਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਬੀਪੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਚਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਜਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਿਓ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। देखिए, डायबिटीज़ तो एक काफ़ी कॉमन बीमारी है शुगर की जी। इसमें ऐसे नहीं है कि हर एक इंसान को अगर कोविड होगा तो डेथ हो जाएगी जी। दूसरा, आजकल तो जैसे पल्मोनरी डिजीज़ भी है, उसको भी ट्रीट होके काफ़ी सारे ठीक हो जाते हैं। जी। मैंने कहा कि जो सीवियर है केसेस है उसमें भी बहुत सारे बच जाते हैं। या किडनी डिजीज़ है, आजकल कितना डायलिसिस भी होता है, साथ साथ में उनको कोविड भी है, ठीक होके घर भी चले जाते हैं। तो ये कहना ठीक नहीं है कि वो बचना उनका मुश्किल है। ये ज़रूर है कि जो सीवियरिटी है
डिजीज़ की वो ज़्यादा हो सकती है, जिसको कि कोमोर्बिडिटी होती है, और जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड लोग हैं उनको सीवियरिटी उनकी ज़्यादा होती है। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਸਟਾਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। देखिए, जो ऑक्सीजन जब जब सेचुरेशन 94 से कम होती है जी और या किसी की 90 से कम फाल करती है जैसे, तो उसको आमतौर पे डॉक्टर हॉस्पिटल में दाखिल करते हैं। तो उसमें ऑक्सीजन की डिमांड हमारे इवन हॉस्पिटल में काफ़ी बढ़ गई है, जैसे अब लगभग 1.5 गुना से 2 गुना हो चुकी है। जी और जो लोग सारा जहाँ भी ऑक्सीजन मिले, सिलेंडर मिले, लोग तो इकट्ठा करके घर में अपने रख रहे हैं। जी उनको आमतौर पे ज़रूरत नहीं है। अगर उनकी ऑक्सीजन सेचुरेशन अच्छी है तो वो विदाउट ऑक्सीजन भी घर में ठीक रहेंगे। अगर ऑक्सीजन सेचुरेशन फॉल कर जाती है तो डेफिनेटली उनको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जी पर होर्डिंग जो हुई है, जैसे कि भी उन्होंने सारी इतनी ऑक्सीजन इकट्ठी आप सिलेंडर घर में रखो, तो वो तो एक ठीक बात नहीं है। मतलब ਫਸਟ ਵੇਵ ਆਈ ਸੀ ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਸਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ ਵੇਵ ਜਦੋਂ ਆਈ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਮਾਰਾਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਲੋਕ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। बिल्कुल सही है। जैसे जब फर्स्ट वेव आई तो हमारी मार्च से लेके सितंबर तक जी जो नंबर ऑफ केसेस ये इतने बड़े हैं कि मैक्सिमम नंबर 97,000 हुआ था सिंगल डे में। जी जब अभी फरवरी में 10 से 12,000 शुरुआत में था, और अभी जो ये बढ़ के 4,14,000 हो गया, तो ये तो पिछले साल से जो पिछली वेव थी उससे 4 टाइम हायर हुआ ना। जी तो इसलिए एक तो यही अंतर था। दूसरा ये कि जो ऑक्सीजन डिमांड थी पिछले साल जितनी ऑक्सीजन का किसी ने सोचा भी नहीं कि ये सेकेंड वेव आएगी और इतनी ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, क्योंकि जो ऑक्सीजन जितनी जिस हॉस्पिटल में थी उससे उनका गुजारा होता था। अब नंबर ऑफ पेशेंट 3 से 4 गुना बढ़ गए, जी तो जो ऑक्सीजन एक मरीज के लिए थी अब वो अब तो 4 मरीजों के लिए ज़रूरत पड़ी ना, 4 टाइम बढ़ गए। इसी तरह से वेंटिलेटर पिछले साल इतनी ज़रूरत महसूस नहीं हुई कि वेंटिलेटर, जैसे कि इस साल तो लगभग 1.5 से 2 गुना। जैसे पिछली बारी में इवन पीजीआई में 30-35 वेंटिलेटरों की ज़रूरत थी, जी अब तो हमारे 80 के करीब वेंटिलेटर चले हैं। जी तो इसलिए मतलब वेंटिलेटर की भी ज़रूरत ज़्यादा बढ़ी। जो दवाइयाँ हैं जैसे रेमडेसिविर या टोसिलिजुमाब, जी उसकी कोई कमी महसूस नहीं हुई थी, अब तो वो भी काफ़ी दिक्कत के साथ मिलती है। कालाबाजारी भी शुरू हो गई सर। हाँ, मतलब अब गवर्नमेंट ने वैसे काफ़ी काबू कर लिया है, इसको रेगुलेट किया है कि अगर गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को देनी भी है जैसे रेमडेसिविर या टोसिलिजुमाब तो देते हैं। मतलब और अब जो कालाबाजारी को ख़त्म करने के लिए ऐसे गवर्नमेंट भी पूरा प्रयत्न कर रही है। ਸਰ 2-4 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਅ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਜ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਫੈਕਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਚੇਂਜ ਕੀ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਜਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? कुछ लोग कहते कि डर दे नाल लोकां दी मौत हो रही है। नहीं, डर के साथ तो मौत नहीं होती है, क्योंकि जो पहले था तो पहले तो एक सिंपल कोरोना वायरस था। 1 साल में उसमें काफ़ी म्यूटेशन आई, काफ़ी चेंज आई। जैसे उसका यूके वेरिएंट आया, जी इसी तरह डबल म्यूटेंट आया या ट्रिपल म्यूटेंट आया, और उससे ज़्यादा लोग पहले तो जैसे सीनियर सिटीज़न या कोमोर्बिडिटी वाले लोग इन्वॉल्व हुए थे। अब तो उसमें सारे यंग एज ग्रुप, इवन 1 साल का बच्चा या पैदा होने के बाद में भी लोगों को, बच्चों को कोविड होता है। इस एज ग्रुप से लेके सारे एज ग्रुप अब इन्वॉल्व है। जो इसका स्पेक्ट्रम है काफ़ी बढ़ गया है। जी तो ये तो तभी जो नंबर है वो भी 4 टाइम बढ़ गया, और इसमें जो मोर्टिलिटी है ओवरऑल चाहे वो 1 और 1.5% के बीच में हो, पर ज़्यादा लोग बीमार हो गए, ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो गए,
तो ज़्यादा डेथ देखने में आई, पर ओवरऑल परसेंटेज तो लगभग उतना ही रहा। हमारी कंट्री में खासकर जो डेथ का आंकड़ा है वो काफ़ी कम रहा दूसरे यूरोपियन और अमेरिकन कंट्री के कंपैरिजन में। ठीक है, पीजीआई ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਸਰ? पीजीआई में हम लोगों ने तो 2020 में काफ़ी तैयारी की थी, ਜੀ पर इस साल हमें ऑक्सीजन बेड की कमी महसूस हुई। हमने ऑक्सीजन के बेड बढ़ाए और इसी तरह से वेंटिलेटर की भी कमी महसूस हुई, तो हमने वेंटिलेटर भी डबल किए। और ओवरऑल तो काफ़ी स्टेबल स्थिति है, क्योंकि हमारे पास आम पेशेंट नहीं आता है, हमारे पास वही आते हैं जिनको कि मॉडरेट टू सीवियर डिजीज़ होती है या क्रिटिकल जो पेशेंट्स होते हैं जिनको कि इंटेंसिव केयर की ज़रूरत होती है। कम से कम जो ऑक्सीजन बेड है वो तो पेशेंट आता है हमारे पास। ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿਓਗੇ ਸਰ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣ ਔਰ ਇਲਾਜ किस तरीके ਦੇ ਨਾਲ करवाया जाए? देखिए, ये जो सेकेंड वेव है इसको कम होने में भी कुछ समय लगेगा। हो सकता है कि ऑप्टिमिस्टिकली अगर हम ये देखें कि इस महीने के एंड तक उम्मीद है कि ये वेव भी कम हो जाएगी, और आगे के लिए थर्ड वेव का सामना करने के लिए भी हमें चाहिए कि हम लोग डिसिप्लिन्ड रहें, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें, जिसमें कि मास्क का लगाना ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है, और अननेसेसरी ट्रेवल ना करें एक सिटी से दूसरी सिटी में या एक गांव से दूसरे गांव में, ये भी ज़रूरी है। और एक मैं ये समझता हूँ कि एक जैसे वैक्सीनेशन सबको करना चाहिए, इससे कोई भी रिस्क नहीं है, ना इससे कोई कॉम्प्लिकेशन है या कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट है। और ये देखने में आया है कि अगर आप वैक्सीनेशन करते हो तो आपकी प्रोटेक्शन 12 टाइम ज़्यादा होती है, और अगर आपको कोविड हो भी जाता है तो जो सीवियरिटी है वो काफ़ी कम होती है। ਜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੁਖਾਰ ਆਉਂਦਾ, ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸਰ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ नहीं लगवानी चाहिए। डेफिनेटली हमें लगानी चाहिए। हम लोगों ने दोनों टीके लगा दिए हैं, और वैक्सीन से कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, क्योंकि वैक्सीन भी क्या होता है, ये भी एक किस्म से एटेनुएटेड वायरस होता है या डेड वायरस होता है या उसकी वायरस की प्रोटीन होती है। तो इसमें वैक्सीनेशन लगाने से आपको प्रोटेक्शन मिलती है। अगर आपको कोविड हो भी गया तो इसमें आपकी लाइफ बच सकती है, सीवियरिटी उसकी काफ़ी कम होती है। मैं तो यही बताना चाहूँगा कि सभी को वैक्सीन लगानी चाहिए। थैंक यू सो मच सर, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। धन्यवाद। ਸੋ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਗਤ ਰਾਮ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। तमाम ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਤਰਕ ਨੇ, ਵਾਕਈ ਤਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਤਰਕ ਨੇ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਅਲੱਗ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਰੱਖੋ। ਮਾਸਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਓ, ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।